नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण में सीधे डुबकी लगाते हैं। आज की चर्चा एक ऐसी दास्तान पर है जो सच में दिमाग हिला देने वाली है। एक बुद्धिमान चोर की कहानी। और हम इस पूरी घटनाक्रम को देखेंगे करमपुरा गांव की एक बेहद परखी बुजुर्ग दादी चन्नो कौर की आंखों से। जरा उस गांव के दृश्य की कल्पना कीजिए। करमपुरा गांव, ढलते सूरज का वक्त। जैसे ही शाम होती, गांव में एक अजीब सा भारी सन्नाटा छा जाता। डर का माहौल ऐसा कि बच्चों को जल्दी से घर के अंदर खींच लिया जाता और औरतें खिड़कियों पर मोटे-मोटे पर्दे डाल देती। आखिर क्यों? क्योंकि बाहर सड़कों पर एक रहस्यमयी सा साया घूम रहा था। अब इस चोर की सबसे दिलचस्प बात क्या थी पता है? उसके काम करने का तरीका। उसने कभी गलती से भी किसी गरीब के दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, किसी को एक खरोच तक नहीं आई, लेकिन हर चोरी के बाद वो अपनी एक निशानी जरूर छोड़ जाता था। एक पर्ची जिस पर बस एक छोटी सी लाइन लिखी होती थी, जो बोगे वही काटोगे। असल में देखा जाए तो ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, बल्कि इस पूरी कहानी, इस पूरे विश्लेषण का मूल सिद्धांत ही यही है। भाग 1, गांव का खौफ। तो उस वक्त करमपुरा की रातों में जो खामोशी थी ना, वो शांति नहीं थी, वो एक खौफ था। और ये खौफ पैदा कहां से हुआ? उस भ्रष्ट व्यवस्था से जहां ताकत का ढांचा पूरी तरह सड़ चुका था। सोचकर देखिए, एक तरफ गांव के लालची अमीर लोग थे जिनकी तिजोरियां दौलत से उबल रही थी, ठीक से बंद तक नहीं होती थी, और ठीक दूसरी तरफ बेहाल परेशान गरीब किसान जिनकी रसोइयां बिल्कुल खाली पड़ी थीं। एक तरफ बेहिसाब दौलत और दूसरी तरफ भूख। भाग 2, अमीरों का लालच। जैसे कि लाला सुखीराम। लाला का लालच तो जैसे कभी खत्म ही नहीं होता था, और यही वजह थी कि वो उस रहस्यमयी चोर का सबसे पहला शिकार बना। चोरी का जो क्रम था ना, वो बेहद सटीक और सुनियोजित था, बिल्कुल एक चेस के खेल की तरह। पहले दिन लाला सुखीराम की तिजोरी साफ, तीसरे दिन लोगों को अनाज कम तौल कर देने वाले व्यापारी मंगटू सेठ का कैश बॉक्स गायब, और फिर छठे दिन सीधे गांव के घमंडी सरपंच के घर में चोरी। चोर धीरे धीरे एक एक करके इस भ्रष्टाचार की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ रहा था और इन अमीरों का गुरूर मिट्टी में मिला रहा था। अब सरपंच की बात करें तो उसने बड़े अहंकार में पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया था कि वो उस चोर को पकड़ कर ही रहेगा। पर हुआ क्या? उसके खुद के पहरेदारों के बावजूद चोरी हो गई, और चोर ने जाते जाते दीवार पर लिख दिया, दूसरों को बेवकूफ समझने वाला खुद सबसे बड़ा बेवकूफ होता है। एकदम करारा जवाब। और सच बताऊं, यहां आकर ना गांव वालों का डर धीरे धीरे एक दबी हुई चुपके चुपके वाली हंसी में बदलने लगा था। भाग 3, बुद्धिमान चोर की दस्तक। ठीक उसी दौरान गांव में एक बिल्कुल आम सा दिखने वाला मजदूर रहता था, वीरू। दिन भर खेतों में मेहनत करता और अपने पुराने कुएं के पास वाली झोपड़ी में सो जाता। किसी का ध्यान उस पर नहीं जाता था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसने सब बदल दिया। गांव में गरीब विधवा थी, गंगा, जिसके पास खाने तक का एक दाना नहीं था। एक रात उसके दरवाजे पर दाल की एक पूरी बोरी मिली और साथ में वही पर्ची जिसका हक छीना गया था वो लौटाया गया है। इस एक छोटी सी घटना ने गांव को बता दिया कि ये कोई आम लुटेरा नहीं है, ये तो उन्हें उनका हक दिलाने वाला एक सच्चा बुद्धिमान चोर है। और उसकी इस गजब की बुद्धिमानी का सबसे बड़ा उदाहरण देखने को मिला ठाकुर रणजीत की हवेली पर। ठाकुर ने भारी सुरक्षा लगा रखी थी, पर इस चोर ने शारीरिक ताकत का जवाब अपने दिमाग से दिया, एकदम मास्टर स्ट्रोक। उसने हवेली के पिछले हिस्से में आग लगाकर सबका ध्यान भटकाया। जैसे ही सारे पहरेदार पीछे भागे, वो आराम से आगे के दरवाजे से अंदर गया, खजाना और गरीबों की जमीन के कागज दोनों उठाए और वहां से गायब। जाते जाते तिजोरी में मजे के लिए एक नकली सांप छोड़ गया। बिना एक भी हथियार उठाए उसने ऐसी जोर की पहरेदारी तोड़ दी थी। सोचिए उस ठाकुर की हालत क्या हुई होगी। उस नकली सांप के साथ जो नोट रखा था ना, उसने ठाकुर पर एक बेहद गहरा मनोवैज्ञानिक प्रहार किया। उसमें लिखा था, डर दिखाने वाला सबसे ज्यादा डरता है। अपनी तिजोरी पूरी तरह खाली देखकर और इस चुभने वाले संदेश को पढ़कर वो क्रूर ठाकुर, जिसे पूरा गांव डरता था, वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, लिटरल तरीके से। ये बात एकदम साफ कर देती है कि शारीरिक बल से ज्यादा दिमाग और सच्चाई का दबदबा हमेशा भारी पड़ता है। भाग 4, दादी की पारखी नजर। जहां पूरा गांव वीरू को एक बेचारा साधारण मजदूर समझ रहा था, वहीं गांव की अनुभवी दादी चन्नो कौर ने उसकी आंखों में छिपी उस आग को पहचान लिया था। इधर इन भ्रष्ट अमीरों ने मिलकर
चोर को फंसाने का एक बड़ा चालाक जाल बिछाया। उन्होंने पूरे गांव में अफवाह फैला दी कि मंदिर में सोने के नए मुकुट आए हैं। उन्हें लगा चोर लालच में आएगा, लेकिन वो चोर उनके खुद के भयंकर लालच को समझता था। रात भर सारे अमीर और उनके पहरेदार मंदिर के बाहर थेकरा फोड़े बैठे रहे। और चोर ने क्या किया? उसने उनके उन असुरक्षित और बिल्कुल खाली पड़े घरों पर ही हाथ साफ कर दिया। खेल पूरी तरह पलट गया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक साधारण मजदूर के इस झूठे भेष के नीचे आखिर कौन छिपा था और उसका असल मकसद क्या था? जब दादी चन्नू कौर सीधे वीरू की झोपड़ी में गईं, तब वहां एक बेहद भावुक सच्चाई सामने आई। पता चला कि वीरू कोई बाहर का अजनबी नहीं था, वो उसी गांव के एक ईमानदार किसान का बेटा था। वही किसान जिसकी जमीन इसी ठाकुर रंजीत ने झूठे कागज बनवाकर धोखे से हड़प ली थी। और इस सदमे में वीरू के पिता चल बसे थे। लेकिन वीरू की मां ने मरते वक्त एक आखिरी इच्छा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था, बदला मत लेना, न्याय लेना। और वीरू यहां ठीक यही करने आया था। वो अमीरों को लूट थोड़ी ना रहा था, वो तो बस अपना और उस गांव का छीना हुआ हक वापस दिला रहा था। भाग 5, मेले का तमाशा। एक दिन गांव में मेला लगा। मीठी मीठी जलेबियां, जोरों से बजते ढोल की आवाज और लोगों की बेफिक्र हंसी, ये सारा रंग बिरंगा शोर शराबा वीरू के आखिरी और सबसे बड़े काम के लिए एक बेहतरीन पर्दा बन गया। इनका कमाल का तालमेल देखिए। एक तरफ मेले में वीरू ने बच्चों के साथ एक कठपुतली शो शुरू किया, जिससे उसने ठाकुर का पूरा ध्यान और गुस्सा अपनी तरफ खींच लिया। और ठीक उसी वक्त पीछे की तरफ उसका साथी मोहन रस्सी डालता है और हवेली में घुस जाता है। सबका ध्यान शो पर था, किसी को खबर तक नहीं लगी और उन्होंने तहखाने से बचे हुए सारे असली कागज निकाल लिए, सबकी नजरों के बिल्कुल सामने। भाग 6, सच और न्याय की जीत। अगली सुबह चौपाल में पूरे गांव के सामने वीरू ने खुलेआम सच्चाई सामने रख दी और असली जमीन के कागज हवा में लहरा दिए। उस दिन लोगों का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, 0, 0, ये वही अंक है जो वीरू ने अपने लिए रखा। इतने दिनों में उसने अमीरों से जो भी लिया, उसमें से एक तिनका भी अपने पास नहीं रखा। हर एक सिक्का, हर एक कागज उसने गरीबों और उनके असली मालिकों में बांट दिया। यह साबित करता है कि उसका मकसद चोरी करना कभी था ही नहीं। उसका इरादा तो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दिलाना था। जब खुश होकर गांव वालों ने शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपना हीरो बुलाया, तो वीरू के आखिरी शब्द वाकई बेहद शक्तिशाली थे। उसने कहा, मैं हीरो नहीं, मैं तो बस ये याद दिलाने आया था कि डर से बड़ा दिमाग होता है। खैर, अगर सोचा जाए तो ये शब्द सिर्फ उन गांव वालों की नहीं, बल्कि किसी की भी आजादी का आधार बन सकते हैं। असली आजादी मन की और दिमाग की ही तो होती है। जाते वक्त दादी चन्नू कौर ने जब उससे पूछा कि अब वो आगे कहाँ जाएगा, तो इस पर वीरू का जवाब उसके आगे के लक्ष्य की झलक दिखाता है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जहां भी लालच और भ्रष्टाचार होगा, वहां शायद उसकी जरूरत पड़ेगी। मतलब उसकी लड़ाई किसी एक दुश्मन या एक गांव तक सीमित नहीं थी। ये लड़ाई सीधे तौर पर एक गलत सोच के खिलाफ थी। अब अगर हम इस पूरी दास्तान को समेटे ना, बिल्कुल उसी तरह जैसा कि अनुभवी दादी चन्नू कौर ने देखा था, तो इसकी सीख बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट है। दिमाग और बुद्धि शारीरिक बल से कहीं ज्यादा बड़ा हथियार है। बेईमानी से कमाई गई दौलत कभी लंबी नहीं टिकती, आज नहीं तो कल खत्म होगी ही। न्याय आने में वक्त जरूर लग सकता है, देर हो सकती है, पर वो आता जरूर है। और सबसे अहम बात, जो दूसरों को बेरहमी से लूटते हैं ना, एक दिन वक्त उन्हें भी बिल्कुल खाली हाथ कर देता है। तो चलिए, आज की जबरदस्त चर्चा को हम एक बेहद गहरे सवाल के साथ यहीं विराम देते हैं। जरा खुद से पूछिए, जब जिन लोगों को कमजोर कहा जाता है, वो लोग दबने के बजाय अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके ताकतवरों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तो ये दुनिया कैसे बदलती है। ये दिमाग की शक्ति का खेल है, जो आज हमें वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है।